9 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी साहित्य का इतिहास यानी हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास श्रृंखला के अंतर्गत 16वां भाग लेकर। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इसके शेष भाग जो है वो आपको मेरे प्ले लिस्ट में इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त हो जाएंगे। तो उन्हें आप इसके पूर्व के भाग अवश्य देखिएगा और आगे के भाग भी देखते रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो आइए प्रारंभ करें। रीतकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां। काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा का प्रयोग, रीत ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार रस की प्रधानता, कला पक्ष की प्रमुखता, दोहा सवैये आदि छंदों का प्रयोग, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण, यथार्थ जीवन के चित्रण का अभाव। तो ये रीतकालीन जो काव्य है उसकी विशेषता है। ये आपकी परीक्षा में ऐसे भी पूछा जा सकता है, प्रवृत्तियां या रीतकालीन की प्रमुख प्रवृत्तियां बताएं। रीतकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी है? रीतकालीन प्रवृत्तियों का वर्णन करिए, रीतकाल की विशेषताएं बताइए, रीतकाल के लक्षण बताइए। तो इस तरह से घुमाकर भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपको तीनों का उत्तर एक ही यही देना है। इसलिए ये जो आपके पॉइंट दिए हैं हेडिंग, इनको याद कर लीजिए। तो ये आपको लघुत्तरीय, वस्तुनिष्ठ और बड़े प्रश्नों में भी काम में आएंगे आगे चलकर। अब अगला है आधुनिक काल, 1834 ईस्वी से अब तक। इस काल में खड़ी बोली का प्रादुर्भाव हुआ। इस काल को नवीन विकास का काल, पुनर्जागरण काल, नवजागरण काल आदि नामों से भी पुकारा जाता है। ये इसके विभिन्न नाम हैं। विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलनों के होने से उनका प्रभाव कविता पर पड़ा, क्योंकि उस समय देश की परिस्थितियां ही ऐसी थी और स्वाभाविक है कि साहित्य पर समाज का प्रभाव, देश काल परिस्थिति का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। भारतीय युग 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। और इसकी भारतीय हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं। जो भारतीय हरिश्चंद्र है वो आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं, पिता माने जाते हैं। इनके नाम से ही इस युग का नाम भारतीय युग पड़ा। भारतीय युग में हिंदी कविता दरबारों से मुक्त हो गई और आम जनमानस के साथ आ गई। यानी पहले जो थे वो कवि राज दरबार में होते थे, राजा के आश्रित हुआ करते थे, तो उनकी लेखनी उन्हीं के हिसाब से चलती थी। उनके आश्रित होने के कारण उन्हीं के गुणगानों का वर्णन करते थे, उनके ही अनुकूल लिखा करते थे। लेकिन इस समय तक आते आते जो कविता थी वह राज्य से मुक्त हो गई, अर्थात राज दरबारों से मुक्त हो गई और स्वतंत्र आम जनता के बीच में आ गई। इसलिए इस काल की जो भी कविता लिखी गई वो मुखर हुई समाज के हिसाब से लिखी गई और अत्यधिक सत्य का उद्घाटन करते हुए लिखी गई, क्योंकि यह काल आंदोलन का काल था। भारतीय युग में हिंदी कविता दरबारों से मुक्त हो गई और आम जनमानस के साथ आ गई। भारतीय युग में गद्य की भाषा तो खड़ी बोली हो गई, परंतु काव्य की भाषा ब्रजभाषा ही रही। काव्य के क्षेत्र में स्वदेश प्रेम, समाज सुधार, संस्कृति प्रेम, प्रकृति चित्रण आदि विषयों का समावेश हो गया। ये इस काव्य में इस युग के काव्य की ये विशेषताएं थीं और काव्य का स्वरूप बदल गया, इसमें इन विषयों का समावेश हो गया। इसके प्रमुख कारण है कि भारत में अंग्रेजी शासन का प्रादुर्भाव, मध्यकालीन रूढ़ियों से मुक्ति, पश्चिम से आती हुई नवीन सांस्कृतिक चेतना और नए आधुनिक विचार। तो ये कारण इसके रहे, क्योंकि भारत में अंग्रेजी शासन का प्रादुर्भाव हो चुका था और उसके बाद मध्यकालीन रूढ़ियों से मुक्ति, यानी मध्यकाल में जो समाज में रूढ़ियां व्याप्त थी, जिनका समाज में किसी प्रकार से कोई भी सार्थकता नहीं थी, तो उससे मुक्ति मिल गई। और पश्चिम से आती, क्योंकि जब अंग्रेजी शासन था तो पश्चिमी संस्कृति चेतना का समाज पर अत्यधिक प्रभाव पड़ रहा था और नए आधुनिक विचार, और इस पर अपने अपने नए विचार रख रहे थे। दूसरे दरबारों से मुक्त होने के कारण स्वतंत्र भी एक तरह से लेखनी हो गई थी। भारतीय युग की प्रवृत्तियां, तो इसमें भारतीय युग की प्रवृत्तियां, लक्षण, विशेषताएं कुछ भी आप कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहला है स्वदेश प्रेम, कि उस समय स्वतंत्रता आंदोलन भी प्रारंभ हो गया था। श्रृंगार और सौंदर्य का वर्णन, निज भाषा प्रेम,
भक्ति भावना, प्रकृति चित्रण। भारतीय युग के कवि व उनकी रचनाएं, तो प्रमुख कवि जो इधर दिए हैं उनकी रचनाएं सामने से भारतीय हरिश्चंद्र, प्रेम सरोवर, दान, लीला, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम तरंग आदि। प्रताप नारायण मिश्र, मन की लहर, प्रेम पुष्पावली, मानस विनोद, दंगल खंड, प्रताप लहरी, लोकोक्ति शतक। बद्री नारायण चौधरी, मयंक, महिमा, हार्दिक, हर्षादस, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु। और अंबिका दत्त व्यास की पावस पचासा, सुकवि सतसई, शिव विवाह, गौ संकट, हो होरी। जगमोहन सिंह, श्यामा सरोजनी, श्यामा लता देवयानी, श्रीधर पाठक, कश्मीर सुषमा, भारत गीत, मनो विनोद। अगला है द्विवेदी युग। अब आपका द्विवेदी युग प्रारंभ होता है। ये है 1900 से लेकर 1918 तक। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। वर्ष 1903 में द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। द्विवेदी जी से प्रेरित कई तरुण कवियों ने ब्रज भाषा की तरह खड़ी बोली में काव्य रचना प्रारंभ कर दी। खड़ी बोली में काव्य रचना करने वाले कवियों में श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय थे। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत, हरिऔध ने प्रिय प्रवास तथा गुप्त जी ने भी अनेक खंड काव्यों की रचना इसी युग में की, जो कि खड़ी बोली के थे। इसी युग की कविता इति वृत्तात्मक यानी घटना प्रधान और विवरण देने वाली का वर्णन तथा वर्णन प्रधान थी। अब इस द्विवेदी युग की प्रवृत्तियां, लक्षण, विशेषताएं इस प्रकार से हैं। राष्ट्रीयता की भावना, रूढ़ि विद्रोह, मानवतावाद, आदर्शवादता, नारी का उत्थान, प्रकृति चित्रण, इतिवृत्तात्मकता, स्वच्छंदतावाद, काव्य रूप में विविधता, भाषा, संस्कार। अब अगला है द्विवेदी युग के कवि व उनकी रचनाएं। तो इधर कवि दिए, इनकी रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, प्रिय प्रवास, पद्म प्रसून, चौभते चौपदे, चोखे चौपदे, रसकलश, वैदेही वनवास। मैथिली शरण गुप्त की है साकेत, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया। राम नरेश त्रिपाठी की पथिक, मानसी, स्वप्न मिलन। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी काव्य मंजूषा, सुमन, काव्य कुंज, अवला विलाप। और रामचरित उपाध्याय की है राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल, तरंग, करुणा, कादम्बिनी। जगन्नाथ रत्नाकर की उद्धव शतक, गंगा अवतरण, श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र, हिंडोला। माखनलाल चतुर्वेदी, हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी। और फिर उसके बाद में प्रारंभ होता है छायावादी युग। ये 1918 से 1938 तक रहा। मुकुटधर पांडे को छायावाद का जनक कहा जाता है। प्रकृति एवं ब्रह्म के प्रति रहस्यमय सूक्ष्म भावों का अतिशय और भावुकतापूर्ण प्रतीकात्मक चित्रण करने वाले काव्य को छायावादी काव्य कहते हैं। तत्कालीन विदेशी शासन के अत्याचारों, नैतिकता की कठोरता से जकड़े हुए नियमों तथा आर्थिक कष्टों से उत्पन्न कवियों की उद्विग्नता और असंतोष उन्हें वर्तमान से दूर किसी काल्पनिक संसार में जाने के लिए प्रेरित करने लगा। तो ये थी छायावाद की विशेषताएं। इस प्रकार आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में अगला भाग लेकर मैं शीघ्र उपस्थित होती हूँ। यदि आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।